आज मैं chapter number 8, electromagnetic waves. So before starting of this session, क्या करना है? करने से पहले मैं हमेशा आपको बोलता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वो करें, ठीक है? ओके, तो उससे पहले मैं आगे चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यार, तुम सब्सक्राइब ही नहीं करते। देख लो यार, रेशियो देखो 93.2% एंड कहाँ 6.8%। यार मालूम है तुम मेरे चैनल के लवर्स हो, देखना चाहते हो, पर भाई इतना डिफरेंस। प्लीज सब्सक्राइब करो, भले तुम जितने भी लगाओ, साल महीने जितने भी लगाओ, प्लीज पर 1K लाइक सब्सक्राइबर कर दो कम से कम, जिससे मैं भी खुश रहूं, आप भी खुश रहो, मैं और अच्छे वीडियो को कर सकूं। ठीक है? ओके, देखो भाई, आपकी खुशी मतलब मेरी खुशी। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी ऑन द टॉपिक यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे अपने स्क्रीन पे ये वाला, कि जब वेव इतना मतलब इतना सा होता है, पूरा वेव का जो डायग्राम है अच्छे से दिखाया गया है कि इतना जो है यूज फॉर ब्रॉडकास्ट एंड रेडियो एंड टेलीविजन के भी यूज होता है। एंड फर्दर वी विल गो टू माइक्रोवेव्स यूज्ड इन कुकिंग, रेडार सबको पता है, इंफ्रारेड रेज जिसको बोला जाता है आजकल। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो आपके हीट सन फायर सब में होती हैं। फिर विजिबल लाइट मैं भी दिखाऊंगा पिक्चर, एनसीईआरटी बुक में भी है, 10th के भी है, 12th के में भी था। अल्ट्रावायलेट रेज जो आपको मालूम है, हमारे सूरज जी से आता है अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। एंड ऑल्सो का इंफॉर्मेशन, इट ऑल्सो कॉजेज स्किन कैंसर, so please note it down. Okay, x-rays which is used to view the inside joints, bones and cracks. Okay, and crack in the rock also. And gamma rays are very dangerous. Gamma rays are very dangerous, but it sorry, it is used in medicine for killing cancer cells. Obviously cancer जो सेल्स हैं उसको मारने के लिए गामा रेस काफी काम आते हैं। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया से लिया। ओके, अब किसी चीज को, चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें उसके बेसिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमें बेसिक के बारे में ऐसे जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला बात आता है यहाँ पे, देखिए, जो इतना पोर्शन आपको दिखाया गया है वो है आपका वेवलेंथ, और इतना जो होता है एक ऐसा करके एक ऐसे हो जाता है, ठीक है? ऐसे एक ये वेव साइकिल बोल सकते हैं, या उसे बोल सकते हैं एन ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी, ठीक है? एक ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेशन इतना ही होता है, फ्रीक्वेंसी ऐसे, ठीक है? ओके, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं कि आपको पता है कि जो इतना पार्ट होता है ऊपर का, और जो नीचे का होता है पार्ट, ठीक है, ट्रफ और ट्रस्ट होता है, और ऊपर वाले पार्ट को एम्पलीट्यूड, एक एम्पलीट्यूड कहा जाएगा, ठीक है? ओके, बहुत आसान है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक और चीज, वेव का डायरेक्शन ये बहुत दिखाना जरूरी है, प्लीज ऐसे करके मत छोड़ देना, एरो दिखाना। इस एरो से हमें ये पता चलता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। if the arrow is in this, look at the screen, then it will indicate that the wave is moving in that particular direction. So please put the arrows. Okay, let's look at the definitions. Wavelength, the distance between successive crests of the wave, obviously. Frequency, टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला को पता करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। वेव cycles passing a given point in a given particular period of time, and amplitude measured between the crest and the middle point of the wave, middle point of the wave,
ठीक है, a speed of light in a vacuum approx 3 lakh समथिंग, ऐसे ही है कुछ है, ये थोड़ा ढंग से लिखना चाहिए, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड। लेट्स मूव ऑन। ओके, ये है, मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने पिछली से साइड में बताया था, ये जो बताया था विजिबल लाइट, ये है, ठीक है, थोड़ा अच्छे तरीके से मैंने बताया, ये वाला होता है विजिबल, ठीक है, ओके। एनर्जी इंक्रीज होता है, गामा रेज का भी लिखा हुआ है, एक्स रेज का, अल्ट्रावायलेट का, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोवेव। अभी याद होगा, मैंने अभी पिछले वाले स्लाइड में बताया था इसके बारे में, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो, गामा रेज की बात की जाए तो यहाँ ऐसे है, और जैसे की जाए तो फिर इंक्रीज हुआ जा रहा है, और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, और बड़ा, ठीक है, वो हुआ जा रहा है। तो प्लीज इसे सीरियसली लें, अच्छे से करें, ओके। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हम वेव के बारे में अब जानते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वेव के ये होते हैं, वेव का डायग्राम जरूर देख लें, ठीक है, ये रहा वेव का डायग्राम। तो वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इन transverse in nature. First of all, please note, transverse in nature. Electric and magnetic field are perpendicular to each other. Accelerated charges produce electromagnetic waves. These waves travel at a constant velocity of 3 into 10 raised to the power 8 meter per second in a vacuum. Electromagnetic waves do not require a medium to travel. Please note the fourth point, and the first point is very important, and third point obviously you must be knowing. So fifth is the frequency of the wave remains unchanged, but the wavelength changes when it's from to another. मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं रहती, लिख दीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव अंडरलाइन करिए, अनचेंज को अंडरलाइन करिए, वेवलेंथ को अंडरलाइन करिए, और फिर पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ का, ठीक है। इट फॉलोज द लॉज ऑफ सुपरपोजिशन, शायद मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एट एक्सल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कुछ अलग टाइप का है, वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के चैप्टर में, ठीक है, प्लीज सी दैट वीडियो। The oscillating electric and magnetic field are in phase, and the magnitudes have a constant ratio. And the electric, eighth point is, the electric energy is equal to the magnetic energy in electromagnetic waves. So ninth, the Pauling vector represents the energy transferred by the electromagnetic waves per unit area. आप सोच रहे होगे पॉलिंटिंग वेक्टर क्या होता है भाई, ये क्या भैया, समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ा दिया। अरे डरो मत बेटा, नेक्स्ट में बताया मैंने ये समझाने के लिए, मुझे मालूम था तो आप ये वाला बताओगे, इस पे आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने नेक्स्ट में बता दिया। तो पॉलिंटिंग वेक्टर कुछ खास नहीं है, आपको तो ये वाला प्लेन पता ही है, एक्स वाई प्लेन पता है ना, पता नहीं पता है? हम्म, तो पॉलिनेटिंग जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन ई एंड बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूं, एस इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट ई बी साइन थीटा, ठीक है, ई ये है, बी ये है, और एस तो आपको पता ही है कौन सा डायरेक्शन है, ठीक है। It's the direction of propagation, and it's time dependent obviously, and its magnitude varies in time. So the magnitude of the Poynting vector varies on time, and its magnitude reaches at a maximum at the same instant as E and B, and it will, and the theta and the degree, you can say that it's 90 degree, and S is 1 upon mu naught EB. I think I make the things clear. So let's move on to the first question of this video. I think you must have subscribed to my channel. Please share, like, and comment. Okay. First question. The electromagnetic waves traveling in a medium having relative permeability mu r, जिसे हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, is 1.3. Please note
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट किया जाए। एंड रिलेटिव परमिटिविटी ER जिसे डिनोट किया गया है क्वेश्चन में इज इक्वल टू 2.14। The speed of the electromagnetic waves in the medium must be 1.8 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। 1.8 into 10, ध्यान से भाई, ध्यान से, ठीक है। 462, ठीक है, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ओके। तो 1.8 into 10 raised to power 8 वाला ही क्वेश्चन था। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ EMW क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, क्या होता है भाई, V इज इक्वल टू C अपॉन पाई म्यू R अपसाइलन R। इज दैट क्लियर? सो मैंने पिछले अभी अभी स्लाइड में बताया कि 3 into 10 raised to power 8 होता है C, speed of light. So you must be writing 3 into 10 raised to power 8. Simple. And after that, mu R is given in the question, and ER and the value of ER is also given in the question. So you will be writing root 2.14 into 1.3. So the final answer will become 1.8 into 10 raised to power meter per second. I must be noting down. Let me calculate the value. 8. Okay. Answer is first. A option is the correct answer. Understood? Okay. First of all, I will change the color. Okay, let's move on to the next. Very, very simple. Match the list one and electromagnetic wave type. ये जो है आपको जो दिख रहा है, you must be seeing list number 1 EMW type means electromagnetic wave type. With list number 2 its applications, or you can say association, and you must be selecting a correct option from the given options. The choices are given below. Okay, A, B, C, D. Okay, first of all, infrared. I think I have made my subscribers, or you must be saying the students, clear in which of these rays the particular application is associated with. So infrared, 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 infrared. मेरे पीछे आप बता सकती हैं? बताइए 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 बताइए। सॉरी, नहीं बता पाए, वो भी बुक ही पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो जो मेरे पीछे ये जो बैठी हैं, ये पूछ रहा हूँ, पता नहीं, बुक ही पढ़ी जा रही है, पढ़ी जा रही है, कोई बात नहीं। तो इंफ्रारेड जो होगा, ऑब्वियसली इट विल बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्ट्रेन। रेडियो वेव्स, अरे वाह, बी। आप सोच रहे अरे भैया ये क्वेश्चन तो ज्यादा इजी लग रहा है, एकदम सामने सामने सबके आंसर है। अरे हाँ, अल्ट्रावायलेट रेज, ओजोन लेयर, फ्रैक्चर एक्सरे के लिए अब मैंने सब बताया था, है ना? समझ में आ रहे हैं? ठीक है, आगे चलूं तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो मतलब ये तो दोनों गए। और A1 B2 ये देखो गड़बड़। B is the correct answer. Understood? Okay, let's move on to the next question. Okay, a good question, you must say. So first of all, before moving or reading this question, you must be knowing the formula of the V. You must be saying the frequency का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो an electromagnetic wave of frequency V or mu, okay, is equal to 3 microhertz, megahertz, it's megahertz maybe, okay.
passes from a vacuum into a dielectric medium with a permittivity is equal to 4. Please note. Then wavelength is doubled. Frequency remains unchanged. It becomes half. Frequency unchanged. Both are unchanged. सोचना पड़ेगा. अरे भैया क्या आंसर है? अरे बताता हूँ यार. देखो सबसे पहली बार यहाँ रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है. और रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी जो होती है, रिफ्रैक्शन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है सेम. इट रिमेन्स it remains constant or you can say same. तो सबसे पहली बार मुझे यहाँ पता ये चल रही है it remains same. तो जो ये लिखा था ये तो गया और ये जो था ये भी गया. अब बच गए AC, ठीक है. AC बच गया. अब ये क्या बता दिया. ठीक है. सो अब मुझे वेवलेंथ का ही चक्कर पड़ रहा है. तो वेवलेंथ ऐसे निकलेगा दैट फ्रीक्वेंसी और v ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू परमिटिबिलिटी विच इज इक्वल टू 4. ठीक है. 4 प्लीज लिख दे. ठीक है. विच इज इक्वल टू c by 2. ओके. सो lambda m upon lambda air is equal to lambda medium upon lambda air. ठीक है. वैक्यूम लिखा है भाई. तो c अपॉन 2 को हम डिवाइडेड बाय c करेंगे तो क्या आंसर आएगा. प्लीज ये सोचो ऐसे करके, अगर थोड़ा समझ में कम आता है तो. ठीक है. तो ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे कट हो जाएगा. आंसर 1 अपॉन 2 आएगा. ठीक है. इसका मतलब वेवलेंथ जो है वो हाफ हो गई है. wavelength has become half. So any option resembling the same, I think it must be option number C. Yeah. Option number C is the correct answer for this question. Okay, let's move on to the next question. Maxwell equation. There are 4 types of Maxwell equation which is given in the NCERT. Okay, please read it. If you will not be able to read that topic, then you will not be able to understand this question. So I'm telling all that 4 equations. Please remember these equations. Okay. One is this. I think I must write with another pen. Okay. P upon E, epsilon, sorry. 0 mu naught J plus, just a minute, to E is equal to minus dB upon dt. And fourth is ओके मैक्सवेल इक्वेशंस. सॉरी यार, थोड़ी मैं इसमें बहुत कोशिश कर रहा था कि इसको थोड़ा मोटा करूं. मोटे से मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है और हैंडराइटिंग भी अच्छी होती है, पर पीपीटी में हो नहीं पाता. आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, या तो मैं पीपीटी में पढ़ा या तो मैं वन नोट पढ़ाऊँ. वन नोट में ये सारे ऑप्शंस हैं. सो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करो कि मैं वन नोट में पढ़ाऊँ या इस पे पढ़ाऊँ. ठीक है. वरना अगर आप कोई कमेंट नहीं देंगे तो मैं आपका जो आपका बोल रहा हूँ, मैं अगला वीडियो जो है मैं वन नोट पे ही शुरू कर दूंगा. ठीक है. वैसे मुझे इस पे पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है. लेट्स सी. अभी मैं पीटी में चलता हूँ. आई थिंक मैं थोड़ा फिजिक्स थोड़ा बोरियत लगेगी कि इतना भैया फिजिक्स ही पढ़ाए जा रहे हैं. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट
subject like chemistry or maths. First chapter, please read it. Okay. Solid state. Okay. Okay. Let's come back to the question. So Maxwell in his famous equations of electromagnetism, जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं, introduce the concept of AC current, displacement current, impedance and reactance. Good question. तो इसमें मुझे बस एक ही इक्वेशन लग रहा है जो कि ये क्वेश्चन पे अप्लाई करता है, और उसे मैं आपको हिंट देता हूं, उसे हम ये इक्वेशन कहते हैं, सॉरी, एम्पियर्स इक्वेशन। कोई ऐसा इक्वेशन इन चारों में से जो इंटीरियर सॉरी एम्पियर की इक्वेशन को रिजेंबल करता है। I will be giving 10 seconds. One, tick, tick, one, tick, tick, two, tick, tick, three, tick, tick, four, tick, tick, five, tick, 6, tick, tick, 7, tick, tick, 8, tick, tick, 9, and 10. Only this equation, or you must be saying this is the Ampere's equation, only this equation resembles the Ampere's equation. So I will be raising these equations. Okay, that 4 equation, which is ulta wala delta, is equal to B is equal to mu J. Only this much, not that plus 1 upon C square dE upon dt, not that, only this much. Okay, so Maxwell modified that equation into this, okay, and introduced the concept of displacement current. So displacement current, आपको पता चल ही गया होगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, पर डिस्प्लेसमेंट करंट का जो आई थिंक मैं बता ही देता हूँ, बी इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल, बट यू मस्ट बी नोइंग द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट. सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज 1 अपॉन सी डीई अपॉन dt. अब हाँ भैया ये क्या कर दिया, अरे यहाँ प्लस होके कि यहाँ आता था, उसने मॉडिफाई कर दिया एम्पियर ने, मैक्सवेल ने, और वही डिस्प्लेसमेंट. अब सोच लो, जो इक्वेशन था, मैं फिर से लिख देता हूं. ओके, डेल्टा उल्टा वाला इज इक्वल टू बी म्यू जे प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर डीई अपॉन dt. तो इतना जो पार्ट है वो ये रिजेंबल करता है. ठीक है, सो हेंस द आंसर विल बी द बी ऑप्शन, जो मैंने कह दिया. ओके, okay, nice question. If E and B denote electronic and magnetic field respectively, which of the following is dimensionless? My god, good question, but tricky also. So you must be knowing the equation of the velocity of light, which I will be representing with C naught, which is equal to 1 upon pi mu naught and epsilon naught. So again, the velocity of electromagnetic wave is V upon EB. Please remember this equation. This equation is very important for this chapter. So let's move on to with the steps. So C naught is equal to 1 upon pi of mu naught E naught, which in dimension will be writing it LT minus 1. Okay. V is equal to E upon B, as said.
and is equal to LT minus 1. Okay, so root pi mu naught E naught will be E upon B, which is equal to LT 1 minus 1, then again minus 1, and then LT minus 1, which will be mu M0, L0, and T0. And you know that a raised to power 0 in, if you have read in exponential power, is equal to 1, which means it's dimensionless. Sorry. I always relate this equations with that exponential power, but it's in physics. This equation is called is dimensionless. Okay, so the correct answer will be this equation है a resemble कर रहा है, a is the correct answer. I will improve my writing skills for the next time, and because I'm not used to with it. Okay, please subscribe, share, and comment on this channel. This was the 5th question. Okay. Oh, good question. Good question. Figure will be coming in 2 minutes. Okay. A parallel plate capacitor. I think it must be an NCERT based question, which is of 6 mark, but because it's in MCQ, so it will be of 1 mark only. But you have to solve it. A parallel plate capacitor, which will be showing in the figure, which will be coming in 2 to 3 minutes, made up of circular plates, each of its radius r is equal to 6.6, I think it must be 6 centimeter, has a capacitance C, which will be denoted as C is equal to 100 mu farad. I think it must be. Okay. It must be this given. Okay. The capacitor is, let me check. It's no, it's P only. P farad. And the capacitor is connected to a 230 volt AC supply with the angular velocity, so frequency of 300 radius per second. What is the RMS value of the conduction current? So options are 6.9 mu A, 8 mu A, 98.8 mu A, 99.9 mu A, and this is the figure. Easy figure, but the question is quite difficult and lengthy. And please write, it is also important for JEE, NEET, school, and other competitive exams. Okay. So first of all, we'll be focusing on the radius. First of all, the radius of each circular plate. Okay. Then r is equal to 6.0 centimeter as it's given in the question, which will be converted into meters, 1 upon 100, which is 0.06 meter, and in the question is given capacitance of a parallel. Okay, first you will be focusing on the parallel capacitor. So the capacitance of a parallel capacitor will be C is equal to 100 PF 100 into 10 raised to power minus 12 F, and supply voltage, supplied voltage, which is representing which I will be representing as V. It's it's in the question, sorry, 230 volt, and the angular frequency is, I think angular frequency, everybody will be knowing that it is omega, and along the velocity is also omega. So omega is equal to 300 rad radius per second. Okay. Let's move on.
Okay, so the question is asking RMS value. Okay, RMS value. So RMS value. So RMS value for conduction current. Okay, RMS value. I think I must have done in this previous video of electro. It was electro. No, in chapter number 7. Okay, AC current. Okay, RMS का वैल्यू का मैंने सब कुछ आपको लोगों को बताया है. Please see that video and please increase my views, impression click through rate. I will be motivated and I will be making more videos. Okay, and RMS value of conduction current I will be noting as I is equal to V upon, you must be adding X small I, where XC is the capacitive reactance. Okay, capacitive reactance, which is 1 upon omega C. Okay, so I is equal to V into omega C. I think you must have understood this expression. Okay, 230 into 300 into 100 into 10 raised to the power minus 12. How it is 10 to the minus 12? You must be seeing that 100 PF is written and 1 P is equal to 110 raised to the power minus 12. Okay, so it's 6.9 into 10 raised to power minus 6a, and 1 mu is equal to 10 raised to power 6. So I will be writing the expression in here. Okay, so 6.9 mu a. Long question, but I liked it. A. Okay, let's move on. I think I've explained it thoroughly and wisely, and you must have understood each and every step of this question. Let's move on to question number 7. Okay, in an electromagnetic wave, if mu E and mu M are the mean electric and magnetic electric densities respectively, then mu E is equal to mu M, mu E is greater than mu M, mu E is lesser than mu M, mu E square is equal to half mu M का square. मुझे देखते ही आंसर पता चल गया. ओके, तो देखते ही आंसर पता चल गया, मैंने बताया अभी. तो एनर्जी जो है मुझे 2 मिनट बस लगे कि ए ऑप्शन है, मुझे देखना ही नहीं. अरे भैया ये क्या चल रहा है, तुक्का कर रहे हो क्या, ए बी सी डी किया, ए को दिया बी को, कि नहीं भाई. देख, एनर्जी इज इक्वली एनर्जी इज equally equally energy is equally distributed among electric field and magnetic field. So A option is correct. Such a simple question, but you must be knowing what is the exact reason. Okay. Question number 8. Oh, good question. Good question. A linearly polarized. Okay. थोड़ा high level थोड़ा बोल सकते हो. Electromagnetic wave given as E vector is equal to E naught cos kz minus omega t I vector is incident normally on a perfectly reflecting infinite wall. My God, what is the language of the question? Assuming that the material of the word is optically inactive and the reflective wave will be given as ER is equal to this, ER the BABCD में से कोई एक. देख थोड़ा हाई लेवल है, प्लीज ये उसका नहीं है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, हो सकता है कॉलेज का क्वेश्चन हो ये.
ठीक है, पर मैं बता देता हूं। व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम परफेक्टली reflecting infinite wall at z is equal to a, which is given in the question. Okay, so the reflective wave is without change, ठीक है, in without changing the type of the wave, but with a change in a phase by pi radian, ठीक है, तो pi radian पे आपको change phase पे मिलेगा. So reflective wave we will using z is equal to minus z, and I which is denoted here I think, तो I vector हो जाएगा minus I. ओके, z माइनस z मैंने बोला ना इज इक्वल टू ए भी है, तो कंडीशन एकदम सही है. तो रिफ्लेक्टिव ईएम, तो reflective, I think I must be repeating that line. When a wave is reflected from a perfectly reflecting infinite wall at z is equal to a, the reflected wave is without change a type of wave, but will change the phase by pi radian. Reflective wave will be using z is equal to minus z. So in the question I have so encircle that part, I is equal to minus I. So the reflected EM means electromagnetic wave is ER a vector E naught cos k minus z plus omega t pi minus I. Okay, and ER for the on the further simplification, ER is equal to E naught cos kz plus pi ti this. And which option is resembling the same? According to my answer, A. Okay, A. Subscribe my channel. Don't forget. Okay. Okay. Second last question. Match the column. It's very easy, very easy. Okay, I think this must be coming in your IIT paper, and it's related to math. Yeah, it's also important for your CBSE or any other state board syllabus. So A, B, C, D, and P, Q, R, S. Okay, ignore this dash. Okay, okay. So E dot D is equal to Q upon epsilon naught. Okay, which for which law or an application this equation or the formula is for? It's Gauss's law. Obviously Gauss law मैंने पढ़ाया भी था पिछले वीडियो में, प्लीज उससे भी देख लें, समझ में आ जाएगा. उसके बाद B डॉट D इज इक्वल टू 0, तो B डॉट D इज इक्वल टू 0 जो होगा वो होगा R, मतलब गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. उसके बाद जो C है वो फैराडे लॉ है, मैंने बताया भी है पहले. और ये जो ऑब्वियसली एक बच गया वो ऊपर मैंने अभी बताया, ये थोड़ा वो चेंज करके बता दिया. 1/c² बताया था, इसमें पाई और एप्सिलॉन नॉट लगा के कर दिया. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सही मार्क किया ना मैंने? ठीक, कोई भी नहीं है पहले. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. ओके, an electromagnetic wave radiates outwards from a dipole antenna with E naught as the amplitude of its electric field vector. The electric field E naught, which transports significant energy from the source, falls off as 1 upon R cube, 1 upon R square, 1 upon R remains constant. Please see this question. Sorry, please see this question and please let me know the answer. I will be giving 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. जो डाइपोल एंटीना होता है ना, वो एक EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
करता है वो भी आउटवर्ड्स. ओके, मींस अ डाइपोल एंटीना will radiate the electromagnetic wave outwards and the amplitude, आपको मैंने बताया भी, बेसिक समझा दिया है. The amplitude of the electric field vector which is electric field vector क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मतलब सिंबल क्या है? किसी को पता है तो बताओ, प्लीज बताओ. अच्छा बता देता हूँ मैं, अब साइलेंट नॉट. Which transports the significant energy from the source falls intensity inversely at the direction r from the antenna. I repeat, a dipole antenna radiates electromagnetic wave outwards, and so the amplitude of the electric field vector E naught, जो मैंने epsilon naught बता दिया है, which transports significant energy from the source falls intensity inversely as the distance r है from the antenna. So inversely r ही बोला मैंने, तो 1/r हो जाना चाहिए, है ना? So 1/r means C is the correct answer. Is that clear? Okay. भाई जाना मत, बताना मुझे कुछ. माइंड मैप दिखाऊंगा, मैंने अच्छा करने लग गया हूँ. देखिए माइंड मैप, ये माइंड मैप को पूरा ढंग से देखिए, एक भी चीज में कुछ गलत नहीं है. मैंने इसे अच्छे से देखा है, मैंने अच्छे से दिखाया, बनाया है. ठीक है, दैट इसे मैंने सब बताया. ये सब इंपॉर्टेंट ही, एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं थोड़ा अच्छे से दिखा रहा हूँ. म्यूचुअल इंडक्टेंस, लेंस लॉ पढ़ा दिया, सेम इंडक्शन ये भी पढ़ा दिया, एडीज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये है. क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने क्यों दिया आपको पता है? क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, पता नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, ओके. तो आपको मैं इसके बारे में समझा रहा था कि माइंड मैप ये जो है, ये चैप्टर नंबर 7 का है. ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जो पिछली बार था. क्योंकि मैं इसलिए इसको रिकैप करा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर और वो चैप्टर काफी इंटर रिलेटेड है. जैसे माइकल लॉ, फैराडे लॉ, लेंस लॉ मैंने बताया था, और उसमें ये सब टॉपिक, एडी करंट मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि छोटा सा है एनसीईआरटी में. इस पे बहुत ध्यान दीजिए, इस पे बहुत ध्यान दीजिए, इस पे बहुत ध्यान दीजिए, इस पे बहुत ध्यान दीजिए. मेरा आई डोंट वांट टू से दैट कि जो बाकी मैंने टिक नहीं लगाए हैं वो वाले चैप्टर्स आपको नहीं करने हैं. बिल्कुल करने हैं, इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले आपको करने. मेरा मतलब ये है, ठीक है, ये सब आपको पता होने चाहिए. अब जो इस चैप्टर का माइंड मैप है वो इस प्रकार है कि हिस्ट्री, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये सब बहुत मालूम होना चाहिए. जैसे गॉस लॉ पहले बहुत सारे हैं, फैराडे लॉ, एम्पियर लॉ, ठीक है, ये मालूम होने चाहिए प्लीज. एक गॉस लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, ऐसे उसे लिखा जाता है. ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है. ये होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और मैग्नेटिज्म के लिए होता है ये वाला, वो कुछ नहीं, इज इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, और उसके बाद में ये जो इन्वेंशन है हर्ट्ज का, और एक और बहुत बड़ा एक, I will say that blue boxes of the NCERT and some of the in-text exercise, you must be doing these questions and you must be reading these blue boxes which is given in the NCERT, because they are very important for the JEE preparation and for the CBSE or any other state boards preparation and syllabus. Okay, so I think मैंने सब कुछ बता दिया है. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. अपने नजदीकी कोविड सेंटर्स पे अपना वैक्सीन लगाइए और सब स्वस्थ रहिए. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. शब खैर, टाटा, बाय.